सगळे बंधू भगिनी जय महाराष्ट्र। मला मराठी येत नहीं, तो क्या मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता हूँ? हिंदी बराबर समझ में आता है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी मराठी आती है। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, सद्भावना दौर में शामिल हुए हमारे तरुण कार्यकर्ता, नौजवान साथी, शेतकरी मेला में आए हुए तमाम किसान मजदूर भाइयों और बहनों, इस इलाके के, कोल्हापुर सिटी के, कोल्हापुर जिले के तमाम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले तमाम कामगारों को, नौकरी करने वालों को, बिजनेस करके अपने परिवार का पेट भरने वाले आप सभी महाराष्ट्र की महान भूमि के एक एक कार्यकर्ताओं को अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, अपना नमन करता हूं। दोस्तों, मेरे से पहले तमाम स्पीकर्स ने पूरे मंच को संबोधित किया है और सबसे मजेदार बात तो इस रैली की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि अध्यक्ष इसलिए बना देते हैं ताकि ज्यादा भाषण न देना पड़े। तो मैं अनावश्यक जो है, आप तमाम लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, सद्भावना दौर थोड़ी देर से शुरू हुई और तब से लेकर के यह जो सभा हो रही है इसमें बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, तो मैं आपका वक्त अनावश्यक बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जब हमारे माथे पर ये कोल्हापुरी फेटा बांधा जा रहा था तो मुझे एक बात याद आ रही थी। हम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे। बिल्कुल सुबह सुबह की बात है, हिंगोली के पास हमने देखा कि कोल्हापुरी फेटा बांधे हुए हजारों लोग सड़कों के किनारे खड़े हैं और वहां पे हमारी मुलाकात हुई राहुल भाई से और बंटी पाटिल से। मैं इनको सतीश पाटिल नहीं बोलूंगा, मैं इनको बंटी पाटिल ही बोलूंगा, क्योंकि जनता जो नाम आपको दे दे, जनता जिस नाम से आपको पहचानने लगे, फिर आपका नाम वही हो जाता है। तो ये दोनों लोग मुझे हिंगोली के पास मिले और आप जानते हैं कि बिल्कुल वो महाराष्ट्र का एक कोना है। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि ये हजारों लोग आए कहां से हैं, क्योंकि आसपास जो है कोई बस्ती नहीं थी। जहां कोल्हापुर के पीएन पाटिल साहब जानते हैं, हजारों लोग लाइन लगा करके खड़े थे और यह बात मैं आपकी प्रशंसा में नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची तो हम अलग अलग राज्य से घूमते हुए आ रहे थे। एक बात जो महाराष्ट्र घुसते हुए ही महसूस हुआ एज ए भारत यात्री कि सचमुच महाराष्ट्र पुनर्जागरण की धरती है। सचमुच महाराष्ट्र वो भूमि है कि जो आज सोचता है पूरा देश उसका अनुसरण करता है। महाराष्ट्र वो भूमि, इतना अनुशासन। और आप इसी कार्यक्रम को देख लीजिए, सब लोग बड़े आराम से बैठे हुए हैं, इत्मीनान से जो है एक एक स्पीकर को सुन रहे हैं और यह कार्यक्रम बिल्कुल एक अनुशासन पूरी तरीके से चल रहा है। ये महाराष्ट्र की पहचान है, ये संत तुकाराम की पहचान है, ये साहू जी महाराज की पहचान है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पहचान है, ये पहचान फूले की पहचान है। यह जो संतों की भूमि है महाराष्ट्र, यह जो आंदोलनकारियों की भूमि है महाराष्ट्र, यह अपने आप में पूरे देश में एक अलग पहचान देती है आपको। तो उसी अलग पहचान के साथ कोल्हापुरी फेटे बांधे हुए हजारों लोग सड़कों के किनारे खड़े थे। तो मेरे मन में एक कौतूहलता बस सवाल आया कि ये लोग आए कहां से हैं। हमारी मुलाकात हुई राहुल भाई से और बंटी पाटिल जी से
इन्होंने कहा कि ये हमारे कोल्हापुर के लोग हैं, ये समता भूमि के लोग हैं, ये साहू जी महाराज की भूमि से चल करके आपकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। थोड़ी दूर हम इनके साथ चले, हमारी बातचीत हुई और उन्होंने हमको कहा कि आप कोल्हापुर आइए, और उसी दिन हमने इनको अपनी जुबान दी थी कि अगली बार जब भी कोल्हापुर बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा। तो ये सब तमाम लोग जो मंच पर बैठे हुए हैं, पीएन पाटिल साहब, बंटिल पाटिल साहब, बाला साहब शिवाकर जी, उल्लास पवार जी, ऋतुराज पाटिल जी हमारे आमदार हैं, राजू अवाले जी, बीबी पाटिल जी, जयंत असगांवकर जी, राहुल पाटिल जी और राजेश पाटिल जी, और आप तमाम जो लोग इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, हमारे मीडिया के साथी जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हमारे पुलिसकर्मी, और एक एक व्यक्ति जो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो सद्भावना दौड़ में शामिल हुए हैं, जो शेतकरी मेले में शामिल हुए हैं, आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से आभार प्रस्तुत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप एक बार पुनः हमको कोल्हापुर की महान धरती पर आने का अवसर प्रदान किए हैं। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं यहाँ पिछली बार जब आया था तो गोविंद पानसारे जी की याद में एक लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, और बतौर स्पीकर मैं उस लेक्चर सीरीज में शामिल होने के लिए आया था। और आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक साधारण सदस्य होने के नाते यहाँ पर आपके बीच मौजूद हूँ। और ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती मिलकर के संगम का निर्माण करती है, उसी तरीके से आंदोलनकारियों, शेतकरियों और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता हैं, उनके मिलने से एक संगम का निर्माण हो रहा है। और हमको देश में इस संगम को आगे बढ़ाते हुए परिवर्तन की एक नई दास्तान लिखनी है, और परिवर्तन की वो आवाज अगर हम इस देश में देखना चाहते हैं तो हम राजीव गांधी जी का नाम स्मरण करने से अपने आप को चूक नहीं सकते हैं। जब मैं परिवर्तन की भाषा बोलता हूं तो हमारे लिए ये महज एक औपचारिकता नहीं है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नेता पीएन पाटिल साहब का कि लगातार 30 साल से वो जो सद्भावना दौड़ की मसाल है, वो मसाल के हर साल जलाते हैं। हम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी को ये याद करते हैं, लेकिन इस याद करने का क्या मतलब है? इस याद करने का यह मतलब है कि हम हर बार यह संकल्प लेते हैं, और आज भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम तमाम साथियों ने खड़ा होकर के एक संकल्प लिया है, एक सद्भावना संकल्प लिया है कि अपने शरीर के आखिरी कतरे तक, आखिरी खून पसीने की बूंद तक इस मिट्टी को हमको सुरक्षित करके रखना है, इसको बचा करके रखना है। और जब मैं महाराष्ट्र की महान भूमि में खड़ा होकर के इस बात को कहता हूं तो मेरा अंग अंग रोम रोम पुलकित हो उठता है, क्योंकि ये धरती है समता की, ये धरती है वीरता की, ये धरती है एकता की। तो यह समता, वीरता और एकता की धरती को नमन करते हुए मैं आप तमाम लोगों से 2-4 बातें करना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे स्पीकरों ने ये कहा कि तरुण नेता कन्हैया जी आएंगे और मार्गदर्शन करेंगे। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको यह बात कह देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र आकर के मुझे कम से कम यह आत्मविश्वास तो नहीं है कि मैं पुनर्जागरण की धरती के लोगों का मार्गदर्शन करूं। मैं आपका मार्गदर्शन करने नहीं आया हूं, आपका अनुशासन और आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूं। यह बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लेकिन देश की जो परिस्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, उसमें हमारी और आपकी एकता की जरूरत है। थोड़ा सा समता का विचार और थोड़ी सी आपकी वीरता और हमारी और आपकी एकता इस देश में परिवर्तन की नई इबादत लिख सकता है। इसीलिए जो हमारे मन की बात है, वो मन की बात आपके जो मन में है वो बिल्कुल एक सा है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि हम देश के किसी भी इलाके में रह रहे हैं, चाहे उत्तर में रह रहे हो या दक्षिण में, पूर्व में रह रहे हो या पश्चिम में, हमारा पूरा देश आज विभिन्न तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। अगर इन समस्याओं से हम निजात पाना चाहते हैं तो हमारे और आपके बीच में संवाद होना बहुत जरूरी है।
और उसी संवाद के सिलसिले में मैं 2-4 बातें आपसे करना चाहता हूँ। मैं मार्गदर्शन करने के लिए आपका नहीं आया हूँ, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूँ। आप सब लोग रोज न्यूज देखते होंगे, आपके व्हाट्सएप पे रोज कोई ना कोई मैसेज आता होगा। यहाँ नौजवान से बैठा हुआ है, क्या व्हाट्सएप पे कभी मैसेज आया है कि नेहरू जी मुसलमान हैं? आया है कि नहीं आया है? आया है ना? यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कांग्रेस पार्टी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो मैं यहां इतिहास की एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। जब लोदियों का शासन था दिल्ली में, तो बाबर तोप लेकर के आया था। तकनीक नई थी और उस नई तकनीक के बदौलत बाबर ने लोदियों को हरा दिया और मुगल राज की स्थापना हो गई। मुगल का राज चलने लगा और बाद में जितने भी मुगल शासक हुए वो यहीं पर रहे, यहीं पे उन्होंने शादियां की और उनके बाल बच्चे जो है वो राज करने लगे। फिर अंग्रेज बंदूक लेकर के आए, मुगलों के राज को समाप्त किया और अंग्रेजों की राज जो है वो स्थापित हो गई। 200 साल तक अंग्रेजों का राज रहा हमारे ऊपर। और जब मैं पुनर्जागरण की धरती कहता हूं, तो पुनर्जागरण की धरती कहने का क्या मतलब है? पुनर्जागरण की शुरुआत ईस्ट में बंगाल से हुआ और वेस्ट में महाराष्ट्र से हुआ था। इसीलिए जब आप स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को देखेंगे तो सबसे ज्यादा बंगाल और महाराष्ट्र के लोग इस देश की आजादी के लिए कुर्बान होने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो फिर अंग्रेजों को उस राज को कौन सी तकनीक से समाप्त किया गया? गांधी जी के हाथ में बंदूक तो नहीं था। और आप ये जान लीजिए, शहीद आजम भगत सिंह ने भी यह कहा कि क्रांति जो होती है, इनकलाब जो होता है, वो बम और पिस्तौल से नहीं आता है। कई बार हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनके व्हाट्सएप पे यह भी मैसेज आता है कि जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी तो महात्मा गांधी ने ये अच्छा हो गया। कई बार आप लोगों के सामने ये मैसेज आया होगा कि शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हो रही थी और गांधी जी ने कुछ नहीं किया। ये तमाम जो चीज है इसको हमको समझना पड़ेगा। जबकि शहीद आजम भगत सिंह कह रहे हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाता है। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा ने लिखा था, शहीद आजम भगत सिंह ने नहीं लिखा था। तो वो कौन सी ऐसी ताकत थी जो अंग्रेजों के 200 साल के राज को समाप्त किया? उस ताकत का नाम क्या था? उस ताकत का नाम था सत्य। इस बात को याद रखिएगा। और सत्य की ताकत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के आम लोगों को इकट्ठा करके, चंपारण जब गांधी गए थे तो किसानों का आंदोलन लड़ने के लिए गए थे। महिलाओं को जब इकट्ठा किया पिकेटिंग आंदोलन के लिए, शराबबंदी के लिए, तो महिलाएं आंदोलन कर रही थी, आदिवासी आंदोलन कर रहे थे, दलित आंदोलन कर रहे थे, शेतकरी आंदोलन कर रहे थे, कामगारों का आंदोलन हो रहा था। और तमाम आंदोलनों को इकट्ठा करके महात्मा गांधी ने, जो अंग्रेजों के हाथ में बंदूक थी, बड़े बड़े जंगी जहाज थे, सत्य की ताकत से उसको परास्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिल गई। आज यह बात मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं? आज फिर एक तकनीक की ताकत लेकर के कोई आया है जिसका नाम दिया गया है सोशल मीडिया। बताइए, नाम है सोशल मीडिया और काम इसका सबसे ज्यादा अनसोशल है। सबसे ज्यादा अनसोशल है। अनसोशल कैसे है? घर में अगर कोई बर्थडे पार्टी हो रही हो तो देखिएगा कि 4 लोग मोबाइल लेकर के ऐसे कोना में मुंह घुमाए रहता है। ये हमको सोशल नहीं बना रहा है, ये हमको अनसोशल बना रहा है।
इतिहास नहीं बना रहा है, इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। रोज सुबह सुबह उठिएगा तो यह मैसेज आएगा कि फटाफट 10 लोगों को यह मैसेज भेज दीजिए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पलट करके पूछ लीजिए ना, हम कौन सा इंसान है, 9वां की 10वां? अगर हम 10वां हैं तो पहले तुम बता दो कि तुम्हारी कौन सी मनोकामना पूर्ण हो गई है। पूछना चाहिए ना। मैं ये कहानी अक्सर लोगों से पूछता हूं, आजाद होने का क्या मतलब होता है? आजाद भारत में हम आजाद नागरिक हैं, आजाद होने का क्या मतलब होता है? आजाद का मतलब होता है अपने ख्यालों से आजाद होना। आजाद का मतलब होता है सत्य को परख करके झूठ और सच का फर्क करना। आजाद का मतलब होता है कि महिलाएं जो बैठी हुई हैं साड़ी पहन करके, उनका भी वोट एक है, और यहां जो कुर्सी सजाए हुए हैं आमदार,